लास्ट बताइए क्या पढ़ा है? अच्छा, मराठा पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ, उसमें पेशवा आपको पढ़ाए थे ना जी। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या है ना, सुनिए जरा कैसे पढ़ेंगे हम लोग आगे। अभी हम लोग सारा बंगाल में स्थापित हो गया, इधर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया होगा, सब हो गया ना। उसके बाद मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग 1857 तक, मतलब क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल के हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स है, तो उसका जितना पीरियड हुआ उस पीरियड में क्या क्या हुआ, उसके बाद जो भी आएगा लॉर्ड कार्नवालिस मान लिया हुआ तो उसके पीरियड में क्या क्या हुआ, इस तरह से पढ़ेंगे। बात समझे? और आगे जैसे भी होगा तो, और 1857 तक हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद तो फिर नेशनल मूवमेंट है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल लोगों को पसंद नहीं है थोड़ा डीप पढ़ाना। ये हमको फीडबैक मिलता है कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, इतना डीप क्या है पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। अब मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको कभी अगर यूपीएससी का मेंस लिखने की जरूरत पड़े तो सब चीज़ में फायदा हो, तो इसलिए हम थोड़ा डीप पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है, कहावत है कि इन रोम डू एज रोमन डच, समझे जी। तो रोमन्स क्या चाह रहा है, तो वही चीज। तो सुनिए जी, क्या है ना, अभी हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पीरियड में क्या क्या हुआ। तो वारेन हेस्टिंग्स था 1772 से 85 के बीच ये गवर्नर रहा, समझ लीजिए जी। अब क्या हुआ कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर डी फैक्टो रूलर थी, अब डी ज्यूरे हो गया, मतलब वो वास्तविक शासक बन गया। कहाँ का? बंगाल का। तो एक कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है और वो एक सोवरेन पावर बन गया, तो उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार के साथ, ब्रिटिश क्राउन के साथ कैसा रिलेशन होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसी कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया गया जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। आपको या तो पॉलिटिकल साइंस में या जब मेंस आप पढ़ेंगे या तो हिस्ट्री में शुरू से लेके अभी तक, मतलब 1947 तक जितना एक्ट आया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट और आगे जितना भी एक्ट, वो एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 1813 में एक्ट आया, 1833 में आया, 1853 में आया, फिर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस तरह से सारा जितना एक्ट आया, 1892 में आया, फिर 1909 में आया, फिर 1919 में आया, फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और जो जो एक्ट हुआ 1947 तक, तो वो सब एक्ट एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो आपके रिस्पॉन्स के अनुसार, आपका रिस्पॉन्स रहेगा ऐसा वाला तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल चीज, ठीक है। क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम आपको, आप ही उसको ऐसे कर रहे हैं, तो हम किसको पढ़ाएंगे? बात समझे जी। तो क्या बोल रहे थे, तो आपको बताए कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका पर्पस था कि ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस तरह का रिलेशन होगा, कैसे हैंडल किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया। और 1772 में इसको बनाया था गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स को, बंगाल का। तो 1773 के एक्ट के अंतर्गत, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, इसको गवर्नर जनरल कहा गया। कहाँ का? बंगाल का। याद रखिए कि वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
लिख लीजिए इसको, देखिए अंडर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है जी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। क्लियर जी। अब इस एक्ट में कहा गया कि बंगाल का प्रशासन चलाएगा गवर्नर जनरल और उसका 4 काउंसिलर। कौन कौन चलाएगा? गवर्नर जनरल, उसका 4 काउंसिलर, उसका नाम लिख लीजिए। देखिए, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसून, बारवेल, और एक कोई और था जी, क्या नाम था उसका? फिलिप फ्रांसिस, बारवेल, मॉनसून, और कौन था? और कोई नाम अभी याद नहीं आ रहा, नाम याद आया बता देंगे आपको। तो ये 4 आदमी को चुना गया, बनाया गया काउंसिलर, समझे? तो और कहा गया कि कोई भी जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा, मतलब होना चाहिए यूनानिमसली या मेजॉरिटी से, समझे? तो इसमें कई समस्याएं हुई जिसको कि बाद में दूर किया गया, आगे का जो पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया उसके द्वारा। तो अभी केवल इतना समझिए कि क्या क्या पता है काउंसिलर का नाम? मॉनसून, बारवेल, फिलिप फ्रांसिस, और क्या बताए? क्या बोल रही थी? एक मिनट। क्लेवरी, हाँ क्लेवरी। तो 4 जो था, क्या क्या नाम सुन लिख लीजिए। मॉनसून, उसके बाद बारवेल, फिलिप फ्रांसिस, और क्लेवरी। ये 4 आदमी को बनाया गया क्या चीज? काउंसिलर। क्लियर जी। इसी समय आप याद रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसको लिख लीजिए। ये कितना के बीच हुआ? 1776 से 1782 के बीच हुआ। देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस। 1776 से 1782 वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1776 से 1782 के बीच हुआ। ठीक है जी अमन बाबू। देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस इन बिटवीन 1776 एंड 1782 ड्यूरिंग द रेन ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। अब सुनिए जी, क्या मुद्दा था कि माधवराव 4th पेशवा थे। सुनिएगा जी, माधवराव 4थे पेशवा थे। उनकी मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया, समझे? तो रघुनाथ राव एक व्यक्ति था, वो बनना चाहता था पेशवा। तो
तो नारायण राव की हत्या कर दी गई। तो फिर माधव राव नारायण को बनाया गया पेशवा। तो रघुनाथ राव नाराज हो गए जी, क्योंकि बनना चाहते थे पेशवा भाई। तो अंग्रेजों से मिल गए और उसके द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि की गई। उसको कहा जाता है सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत। सेवनटीन 1775 में किया गया, समझे। ये क्या संधि थी कि ब्रिटेन का शासन था जी, आपको बता दे 3 प्रेसिडेंसी आप सुने होंगे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो बम्बई वाला क्षेत्र में जो प्रेसिडेंसी था, वहां जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उसके साथ रघुनाथ राव एक संधि किया, ये सूरत की संधि। और इस संधि में वहां के जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उसके द्वारा ये कहा गया रघुनाथ राव को कि हम लोग आपको पेशवा बनने में मदद करेंगे। तो उसके बदले रघुनाथ राव के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल्सिट ऑफ बेसिन का क्षेत्र दिया गया। बाद में फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो वारेन हेस्टिंग्स, समझ गए ना, तो इसके साथ संधि हुई मराठा की, जो मेन मराठा था। रघुनाथ राव तो उसका स्प्लिंटर ग्रुप ना हो गया, तो मराठा के साथ संधि हुई पुरंदर की संधि। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखना है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर संधि कब हुई, इसको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। ये संधि होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। इस युद्ध में मराठा का पलड़ा भारी था, समझे। और हुआ ये कि इसी समय एक युद्ध और स्टार्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का मैसूर के साथ, समझिएगा जी, और निजाम के साथ। तो अब 3 एक तरफ इधर, मतलब 3 के साथ युद्ध होना तो कठिन ना है जी, उसके साथ फिर हैंडल करना। तो जल्दी से, समझे, मराठा के साथ, समझे, युद्ध समाप्त किया गया। मतलब जानबूझ करके जल्दी से मराठा के साथ युद्ध समाप्त किया गया 1782 में। उसके साथ उसके लिए एक संधि की गई। अभी क्या बताया आपको कि कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया। सेल्सिट ऑफ बेसिन दिया गया था। तो सलबाई की संधि हुई, सलबाई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सलबाई की संधि हुई मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ये 1782 ईस्वी में हुई। ये महत्वपूर्ण क्यों है सो बता दे रहे हैं कि यह संधि, इस संधि के द्वारा ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार समाप्त हुआ। ये अंग्रेजों के लिए ज्यादा फायदेमंद था। क्यों अंग्रेजों के लिए ज्यादा फायदेमंद था? क्योंकि मराठा, निजाम और मैसूर मिलके एक कोलिशन बना रहा था, एक गठबंधन बना रहा था। तो अगर वो गठबंधन बन जाता तो अंग्रेजों को मार के भगा दिया गया होता उसी समय। मेरी बात समझ में आई? तो मराठा को उससे अलग करने के लिए मराठा के कंडीशन पर ये संधि की गई, सलबाई की संधि। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये संधि नहीं होती और मराठा और निजाम और क्या बताया अभी मैसूर, ये तीनों मिल गया होता तो अंग्रेज को भगा दिया गया होता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी संधि के द्वारा मराठा के शर्तों पर ही संधि कर लिया, उसको मिल गया, मतलब वो दोनों अलग हो गया, फिर सब चीज खत्म हो गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखना है। तो 2-3 संधि आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 और ट्रीटी ऑफ सलवाई क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये तो आपको बताया अभी कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ये संधि हो गई, नहीं हुई होती, तो हो सकता है कि मराठा, निजाम और मैसूर एक साथ हो गया होता, ऐ लोगों को यहां से भगा दिया गया होता। ठीक है जी।
अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे मैसूर के बारे में जी। मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर में एक शासक थे, उडयार वंश। एक वंश था, मतलब उडयार वंश का शासन था यहाँ पर, उडयार वंश। मैसूर में उडयार वंश का शासन था और इसके शासक का नाम था चिक कृष्णराज। इसके शासक का क्या नाम था? चिक कृष्णराज। समझे? लेकिन रियल पावर था दो भाई नंदराज और देवराज के हाथ में। देखिए, द रूलर ऑफ उड़िया डायनेस्टी ऑफ मैसूर वाज चिक कृष्णराज, but the reins of power was in the hands of two brothers नंदराज एंड देवराज। देखिए, यहाँ के शासक थे, उड़ियार वंश के शासक थे चिक कृष्णराज, लेकिन मुख्य रूप से सत्ता की बागडोर दो भाई देवराज और नंदराज के हाथ में थी। दो भाई देवराज और नंदराज के हाथ में थी। क्लियर जी? देखिए कि यहीं पर 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ। हैदर अली, ठीक है जी। यहीं पर देखिए, इन 1771 हैदर अली वाज बोर्न एंड ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए हाउस ट्रूपर। और इनके द्वारा एक घुड़सवार सैनिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया गया। एंड ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए हाउस ट्रूपर। अब ये व्यक्ति इतना पावरफुल हो गया कि इसके द्वारा 1755 ईस्वी में दिंदीगुल में एक आधुनिक आयुध कारखाना की स्थापना की गई। देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड ए मॉडर्न आर्मामेंट फैक्ट्री एट दिंदीगुल। आर्मामेंट फैक्ट्री एट दिंदीगुल 1755 ईस्वी में इनके द्वारा दिंदीगुल में एक आधुनिक आयुध कारखाना की स्थापना की गई। देखिए, in 1761 he became the ruler of मैसूर और 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बन गया। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार took place in 1767 to 69। देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, which ended indecisively, जो अनिर्णायक रूप से समाप्त हुआ। which ended indecisively। हो गया जी। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार।
1780 to 84, सॉरी 1782 84, ठीक है। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, ड्यूरिंग विच हैदर अली was defeated in the battle of Porto Novo in 1781। देखिए कि 1780-84 के बीच क्या बताए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिस दौरान 1781 ईस्वी में हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में पराजित किया गया, पोर्टो नोवो। And again in 1782 he was defeated and killed in the battle of Arni। और पुनः हैदर अली को 1782 ईस्वी में अरनी के युद्ध में पराजित किया गया और हैदर अली मारा गया। Again he was defeated and killed in the battle of Arni in 1782। लेकिन the war continued by his son टीपू सुल्तान, और इनके पुत्र टीपू सुल्तान द्वारा यह युद्ध जारी रखा गया। हो गया जी। देखिए फाइनली in 1784 the second Anglo-Mysore war came to an end with the Treaty of Mangalore। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, देखिए 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ मैंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। देखिए जी 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। हो गया जी। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो जो घटनाएं घटी उसके बारे में आपको बताया। अब लिखिए जी कॉर्नवालिस। इसके साथ लॉर्ड लिखा रहता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स वगैरह वगैरह, लेकिन हम लॉर्ड नहीं बोल पाते हैं क्योंकि मेरा ये कोई नहीं था। लॉर्ड होगा जिसका, समझे, इसलिए याद रखिए दीजिए। हम भी जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, तो आप उसके साथ लगा सकते हैं वो शब्द, क्या पता है अभी वही, तो हमसे नहीं बोला जाता है। तो अभी कॉर्नवालिस का पीरियड कितना से कितना था, 1786 से 93, ठीक है। तो 1786 से 93 था। अब हम लोग ये जानेंगे इसके समय में क्या क्या हुआ। तो लिखिए कॉर्नवालिस के बारे में लिखिए इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। लिखिए इसे भारत में नौकरशाही का जनक माना आता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। इसे भारत में नौकरशाही का जनक माना आता है। हो गया, भारत में नौकरशाही का जनक माना आता है। देखिए जो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना ब्यूरोक्रेसी का, जैसे पुलिस हो या जो इधर एसडीएम डीएम इस तरह का, तो ये सब यही बनाया, समझे। और ये शुरू किया नीचे सबसे, जो पुलिस का पोस्ट बनाया वो दरोगा बनाया, उसके बाद फिर डीएसपी, फिर एसपी, इस तरह से। तो ये सारा स्ट्रक्चर इसी के समय में बना। अच्छा एक चीज भूल गई जी, एक चीज छूट गया।
वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था ना, तो लिखे बाय द रेगुलेटिंग एक्ट या अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज established in 1774। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट वाज established at Calcutta and its first president was एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे और इसके पहले देखिए, इसके पहले अध्यक्ष हुए एलिजा इम्पे। तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ये सुप्रीम कोर्ट जो आप सोच रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये कलकत्ता में अंग्रेजों के केवल ट्रायल के लिए, समझे, अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज कोई भी अपराध करता है तो उसके सुनवाई के लिए कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसका नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट और इसका पहला अध्यक्ष बना एलिजा इम्पे। इसको याद रखना है, 1774 में बड़ा तक है। तो आप समझ गए जी क्या बताए कि कार्यालय जो था इसी के द्वारा भारत में ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो भी आप देख रहे हैं नौकरशाही का सिस्टम, उसकी शुरुआत की गई। तो इसलिए इसको कहा था फादर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए जी, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया भारत में, समझे, तो क्या बता रहे थे आपको कि क्या बोलेगी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसको ब्यूरोक्रेसी का जनक कहेंगे। अब क्या हुआ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में ना, तो इसका काम क्या था, आपके यहां से वसूली करना, लैंड रेवेन्यू और जितना तरह का टैक्स हो सकता है ना जी। तो उसमें सरकार के इनकम का मेन सोर्स था लैंड रेवेन्यू। तो अब ये लोग यहां पर जब आया तो ये लोग को लगता था कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जी, 1 साल के लिए किया, कभी सेटलमेंट मतलब कि किससे वसूली किया जाए तो इससे जिससे भी किया जाए, तो कभी 1 साल के क्लिक करता था, कभी 2 साल क्लिक करता था, तो काफी दिक्कत होती थी। तो इसके बाद 2 आदमी को नियुक्त किया गया ये जानने के लिए कि लैंड का रियल ओनर कौन है, भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है, उसी के साथ ना सेटलमेंट करेगा। तो 2 आदमी को नियुक्त किया गया, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, समझे जी। 2 आदमी को इसके द्वारा नियुक्त किया गया इस बात का पता करने के लिए कि भारत में भूमि का स्वामी कौन है। देखिए, अपॉइंटेड जॉन शोर एंड जेम्स ग्रांट to look into as to who was the real landowner in India, to look into as to who was the real landowner in India। कि जेम्स ग्रांट और जॉन शोर 2 व्यक्ति को नियुक्त किया गया क्या के लिए, ये पता करने के लिए कि यहां पर लैंड ओनर है कौन। तो जेम्स ग्रांट कहा कि यहां रियल लैंड ओनर है, यहां पर रियल लैंड ओनर है, क्या कहते हैं, पीजेंट्री मतलब फार्मर। और जॉन शोर कहा कि नहीं, यहां लैंड ओनर है जमींदार। अब ऐसा क्यों कहा, तो जॉन शोर जो है वहां पर ब्रिटेन में ये भी जमींदार था, तो इसलिए कहा कि जमींदार। और जेम्स ग्रांट कहा कि एक चीज हमेशा याद रखिए कि भारत में जो एग्रारियन स्ट्रक्चर था, मतलब कृषक ढांचा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जितना भी लोग आया होगा,
चाहे वो टर्क हो, मंगोल हो, मुगल हो, जो भी हो, किसी के द्वारा जो एग्रारियन स्ट्रक्चर था उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। केवल लैंड रेवेन्यू वसूल करने वाले बदल जाते थे, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता था। ये सारा स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया। ई कहा कि जमींदार है रियल ओनर, अब जमींदार के साथ सेटलमेंट किया। पहले ये सेटलमेंट 10 साल के लिए किया गया, 1790 में ये सेटलमेंट किया गया 10 साल के लिए, और 1793 में इसको कर दिया परमानेंट। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था समझ लीजिए, इससे फायदा क्या क्या हुआ और क्यों अंग्रेज इसको प्रेफर किया। अब सोच लीजिए, मान लीजिए कि इस एरिया में 100, 200, 150 किलोमीटर रेडियस में एक जमींदार है, जिससे हमको जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंड रेवेन्यू लेना है। यह लाखों किसान होगा, तो लाखों किसान से अलग अलग वसूल करना से ज्यादा आसान है एक जमींदार से वसूल करना, नहीं जी। और जमींदार मोटा आदमी है तो मान ली कुछ उतना वसूल नहीं किया है तो भी सब अपना तब तक दे दिया, बाद में वसूल दे रहा है। किसान से तो ऐसा हो नहीं सकता है। और अब क्या हुआ कि इसको फिक्स हो गया, पता चल गया कि अब यहां से इतना लैंड रेवेन्यू हमको आ रहा है, तो उसी हिसाब से अपना खर्चा करेगा। बात समझ में आ रही है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जितना चीज हो रहा है ये आपके लिए नहीं हो रहा है, ये अपने फायदे के लिए हो रहा है। तो जमींदार साथ सेटलमेंट किया। अब जमींदार क्या करता था, सर्टेन पोर्शन अपने पास रखता था एज कमीशन। जैसे 10/11 या कहीं 9/10 होता था जमींदार, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1/10 होता था जमींदार का। कुल मिलाकर के इतना सारा मतलब एक्स्ट्रा सेस का मतलब हुआ कि अलग से कुछ कुछ और लेता था। जो लैंड रेवेन्यू का रेट था वो तो लेता ही था, उसके अतिरिक्त ये हक, ये सलामी, तो ये फलाना, तो ये वगैरह करते करते मोटे तौर पर 50% किसानों को दे देना पड़ता था कर या लैंड रेवेन्यू। और इन लोग एक नियम लागू किया था, रूल ऑफ सनसेट, कि निर्धारित तिथि के सूर्यास्त के पहले आपको लैंड रेवेन्यू जमा करना है। जमींदारों के लिए भी था ये, निर्धारित तिथि के सूर्यास्त के पहले आपको जमा करना है। तो अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपकी जमींदारी आपसे छीन ली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंड ओनर माना गया जमींदार को, लेकिन जमींदार भी लैंड ओनर हुआ, क्योंकि जब आपसे लैंड ओनर सिर्फ छीन लिया जाएगा तो आप तो लैंड ओनर हुए नहीं। तो समझ गए, तो इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली समस्या ये हुई कि इतना हाई लैंड रेवेन्यू जो लेने लगा, उससे क्या हुआ ना, किसान उतना दे ही नहीं पाता था। और ये स्ट्रिक्ट था सारा। अभी सूखा पड़ गया तो भी इतना ही चाहिए, अकाल पड़ गया इतना ही चाहिए, बाढ़ आ गई इतना ही चाहिए। पहले जो सिस्टम था मुगलों के टाइम में, तो उसमें ये होता था कि जमींदार, बाढ़ आ गई तो छोड़ दिया, सूखा पड़ गया छोड़ दिया, बस समझे। किसी की बेटी की शादी है तो जमींदार से कहा कि भाई ऐसा है कि बेटी की शादी किया, अच्छा ठीक है अगले बार थोड़ा ज्यादा दे देना। तो उस तरह का सिस्टम था, क्योंकि जमींदार उसी में से एक आदमी होता था ना जी। जमींदार का ही, अब हर आदमी जो वहां है कोई किसी रूप से किनसिप कुछ न कुछ था। तो इस तरह की समस्या हो गई। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जमींदार को भी हटाने लगा, और किसान की तो कैसी कैसी हो ही गई। किसान धीरे धीरे क्या हुआ, अपने ही खेत पर, समझ लीजिएगा जरा सर जी, ये जानना जरूरी है कि किसान को इतना ज्यादा पेमेंट कहां से करेगा। तो जमींदार से लिया लोन, क्योंकि उसके पास और आजीविका कोई साधन नहीं है। जमींदार से ऋण लिया, जमींदार को ही लगान देने के लिए, ठीक। अब वो इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, दो तरह से जमींदार इसमें मतलब बेईमानी करता था या वो मैनिपुलेट करता था। पहला कि एक तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे 5%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी 5%, 10%, मतलब पर मंथ की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखे होंगे अपने यहाँ
कि आपके यहाँ क्या इंटरेस्ट रेट का हिसाब किताब है। तो उतना हाई इंटरेस्ट रेट में वो बेचारा इंटरेस्ट भी नहीं दे पाता था, मूल तो कहाँ से देगा। तो धीरे धीरे क्या होता था कि जमींदार आपका जमीन ले लिया कि अब ये जमीन मेरा हो गया, और उसके बावजूद भी उसका इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ है, ना मूल प्रिंसिपल पूरा हुआ है। तो अब उसको काम करना पड़ेगा उसके लिए, क्या है, तो इतना इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए काम करना है। उसके खेत तो ले ही लिया जमींदार, अब काम करना है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। तब जमींदार के यहाँ वो बंधुआ मजदूर बन गया। जो लैंड ओनर था वो जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर बन गया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, क्योंकि उसका बाप चुका नहीं पाया तो बेटा उसका बंधुआ मजदूर बनेगा। बात समझ गए जी। तो जो देश इतना समृद्ध हुआ करता था उसका पूरा पॉपुलेशन, जब तो खेती नहीं करते थे हम लोग सब, तो पूरा धीरे धीरे करके सब मजदूर बन गए जमींदार के यहाँ। एक और चीज समझ लीजिए, जो आर्टिजन था हमारे यहाँ, आर्टिजन मतलब समझ रहे जी, तरह तरह का सामान बना के यहाँ से एक्सपोर्ट होता था पूरा दुनिया में। तो जब ब्रिटिश मेड गुड्स यहाँ आने लगा, मशीन मेड गुड्स आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो जानबूझ करके उसको तहस नहस किया गया, सारा इंडस्ट्री यहाँ चौपट कर दिया। अब वो डिटेल में जाना अभी ठीक नहीं है, खाली अभी बताते रहे। तो अब उसका आजीविका, जब उसका अपना जो स्किल था वो वाला काम खत्म हो गया, तब वो क्या करेगा, वो खेती करेगा। तो वो खेती करने लगा, वही खेत दे दिया गया उसको जो किसान से लिया गया था पहले। अब वो भी उसी चंगुल में फंस गया धीरे धीरे करके, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड, फिर वो भी हो गया बंधुआ मजदूर। तो सारा आर्टिजन और पिजेंट्री सारा बन गया मजदूर मजदूर। बात समझ गई। तो जो देश दुनिया का 27% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, उसका सब आदमी कंगाल हो गया, दरिद्र हो गया, एकदम भूखा नंगा हो गया। ये केवल 200 साल में अंग्रेज ऐसा कर दिया। मोटे तौर पर आप 1757 से जोड़ लीजिएगा अंग्रेज, 200 साल से कम समय में अंग्रेजों के द्वारा हम लोग का ये बुरा हाल किया गया है। बात समझ गई जी। और आज भी वो लोग इसी तरह की मानसिकता से पीड़ित है, इसलिए देखते भारत को कितना प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। अभी दूसरा देश मान गया ढेर सारा बात, इंडिया खड़ा रहा कि नहीं मानेंगे, तो इंडिया की दिक्कत हो रही। यहाँ तक कि जापान तापान भी मान लिया कुछ कुछ, जापान कोरिया साहब की अच्छा ठीक है बड़ा देश है, पावरफुल है, तो चलो इसका बात मान लो, इंडिया का नहीं। तो वही वहां पर भी वेस्ट में भी ये बात चल रहा है कि जब ये लोग अंग्रेजों को भगा सकता है, उस समय जब ये लोग पास कोई पावर नहीं था, तो आज कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कोई कि ये लोग अंग्रेज की बात मान लेगा। बस आज तो भारत मजबूत है ना पहले की तुलना में, चौथी अर्थव्यवस्था है, 150 करोड़ जनता है। 150 करोड़ जनता में तो ये आपका पावर है। आप 150 करोड़ जनता अगर पूरी दुनिया का बना हुआ सामान खरीदना छोड़ देगा, 18% हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया ग्रोथ में अभी भी, तो दुनिया भट्टा बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो खैर, तो हम आगे बढ़े समझे। तो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ किया गया इसको लिख लीजिए। ये पूरे भारत के लैंड का 19% था। लिखिए पहले, लिखिए तो ये कि इन 1790 सॉरी आपको बताया था ना, जॉन शोर आर्मस्ट्रांग। लिखिए जॉन शोर, अकॉर्डिंग टू जॉन शोर द रियल लैंड ओनर इन इंडिया वाज जमींदार, but in the opinion of James Grant the real landowner in India was peasantry। लेकिन जॉन शोर के द्वारा कहा गया कि भारत में वास्तविक भूस्वामी कौन है, जमींदार है, जबकि जेम्स ग्रांट का कि वास्तविक भूस्वामी किसान है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन शोर द रियल लैंड ओनर इन इंडिया वाज जमींदार, बट इन द ओपिनियन ऑफ जेम्स ग्रांट द रियल लैंड ओनर वाज पीजेंट्री। ठीक है, लिखिए कि कॉर्नवालिस एक्सेप्टेड
the opinion of John Shore and he made settlement with जमींदार्स। लिखी कि कार्नवालिस के द्वारा जॉन शोर की बात मानी गई, कार्नवालिस के द्वारा जॉन शोर की बात मानी गई और जमींदारों के साथ बंदोबस्ती की गई। हो गया। आगे लिखिए, इनिशियली in 1790 this settlement was done for 10 years. Initially in 1790 this settlement was done for 10 years. देखिए प्रारंभ में 1790 ईस्वी में, प्रारंभ में 1790 ईस्वी में यह बंदोबस्ती 10 साल के लिए की गई। बट इन 1793 इट वाज मेड परमानेंट। लेकिन 1793 ईस्वी में इसे अस्थायी बना दिया गया, इसे स्थायी बना दिया गया। अब ये कहां कहां किया गया लिखिए, लैंड सेटलमेंट वाज परमानेंट सेटलमेंट वाज डन इन द फॉलोइंग रीजन। देखिए बिहार, लिखिए स्थायी बंदोबस्ती इतने क्षेत्र में की गई, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस डिवीजन ऑफ यूपी, यूपी का बनारस संभाग, ठीक है, कर्नाटक, इतने क्षेत्र पर विच was 19% of total area of India। देखिए कहां कहां किया गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, यूपी के बनारस संभाग, उसका कर्नाटक, इतना दूर पे किया गया जो पूरे भारत का 19% था। ठीक है, पूरे भारत का 19% क्षेत्र था। वाह, लिख लेना, जो कुल भारत की का 19% था। अब एक अन्य तरह का सेटलमेंट किया गया, इसको कहा गया महलवारी सेटलमेंट। महलवारी, महलवारी सेटलमेंट क्या था समझ लीजिए। एक किसी महल या मौजा, आप सुनते होंगे फलाना मौजा, तो एक मौजा में किसी एक आदमी के साथ सेटलमेंट किया गया। जैसे मान लीजिए कि ये हुआ रामपुर मौजा, तो ई सब देगा किसी एक आदमी को और वो देगा सरकार को, समझे। तो जब किसी महल या मौजा में एक आदमी के साथ किया गया तो उसको कहा गया महलवारी। देखिए अब ये कहां कहां किया गया लिख लीजिए, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस मतलब केंद्रीय मध्य प्रांत, ये हुआ यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, इस सब एरिया में किया गया महलवारी। ये कुल क्षेत्रफल का 30% था। हो गया। कहां कहां किया गया महलवारी, उत्तर प्रदेश, मतलब संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, और ये कुल भारत का 30%। नहीं जी। अब एक और सेटलमेंट किया गया, इसको कहा गया रैयतवारी सेटलमेंट। ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया। ये कुल भूमि का, कुल क्षेत्रफल का, मतलब जहां पर ब्रिटिश का शासन था उसकी बात हो रही है, तो उसका 51% था।
अब यहां पर कौन किया ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट? तो हेक्टर मुनरो, लिख लीजिए जी, ये परीक्षा में आता है। मुनरो रैयतवाड़ी किया, करवाया मतलब। एक से और लिखिए, थॉमस मार्टिन बर्ड इज नोन एज, थॉमस मार्टिन बर्ड इज नोन एज फादर ऑफ जमींदारी सेटलमेंट इन यूपी, और यूपी लिख लीजिए। थॉमस मार्टिन बर्ड इज नोन एज फादर ऑफ जमींदारी सेटलमेंट इन यूपी। थॉमस मार्टिन बर्ड को उत्तर प्रदेश में जमींदारी बंदोबस्ती का जनक कहा जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती करने का श्रेय हेक्टर मुनरो को दिया जाता है। यह बम्बई और मद्रास में किया गया, 51% क्षेत्र में। ठीक है, लिख लिए। रैयतवाड़ी मतलब हुआ रैयत के साथ डायरेक्ट, मतलब किसानों के साथ बंदोबस्ती की गई। तो ये वैसा ही हुआ, लेकिन क्या है ना, इसमें भी वही था प्रॉब्लम कि अगर आप समय पर नहीं लगा देंगे तो आपको जमीन ले लेंगे। बात समझ में आ गया? नहीं अनुपम, समझ गए? तो ये सब लिख लीजिए आप लोग की, लिखा दे फिर लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू। 19% में हुआ परमानेंट सेटलमेंट, वो तो लिखा दी पहले ही। 30% पर हुआ मालवाड़ी, जो पंजाब सीपी यूपी में हुआ, और 51% पर हुआ रैयतवाड़ी, जो हेक्टर मुनरो किया। परमानेंट सेटलमेंट कौन किया? कॉर्नवालिस किया। ठीक है जी। परीक्षा में यह आता है किसके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्ती की गई? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहां तक हम लोग पूरा खत्म। इसके बाद हम लोग वेलेस्ली पढ़ेंगे, हेस्टिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या नाम है जो पहला जो था भारत का गवर्नर जनरल, क्या नाम है, विलियम एंटिंग पढ़ेंगे। कल संभवतः सारा ही सब खत्म कर देंगे। 1857 तक कल पहुंचना है। ये तो आज तो थोड़ा भाषणबाजी में मेरा टाइम चला गया ना, तो कल पूरी 1857 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बात समझे? चलिए।